Hi student, I am Dr. Suchi Sinha. मैं गेस्टाल्ट थ्योरी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गेस्टाल्ट थ्योरी को मनोवैज्ञानिकों ने 4 भागों में बांटकर व्याख्या किया है, जो इस तरह से है। पहला है आपका फिगर ग्राउंड परसेप्शन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, चौथा है फील्ड एंड फोर्स। मैं गेस्टाल्ट थ्योरी के फर्स्ट पार्ट का वीडियो में ऑलरेडी फिगर ग्राउंड परसेप्शन के बारे में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बाकी के 3 भागों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। नाउ विद दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रो, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इस स्लाइड में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जितने लॉज हैं उसके बारे में मैं फिगर के साथ दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर्स है, गुड फिगर, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूएशन, क्लोजर, सिमेट्री, ये सारे फिगर्स जो हैं जिसमें हमारा जो लॉस काम करता है, जिसकी वजह से इस फिगर को हम संपूर्ण एवं संगठित रूप से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको सभी लॉस के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से जानकारी दूँगी। गेस्टाल्टवादियों का मत है कि प्रत्यक्षण में एक तरह का संगठन पाया जाता है। जब भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है उसे एक खास पैटर्न के रूप में संगठित पाता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार संगठन के सभी नियम स्वाभाविक होते हैं, जिसे व्यक्ति सीखता नहीं है बल्कि जन्मजात होता है। गेस्टाल्टवादियों ने संगठन के उन नियमों को रखा है जो उद्दीपक में से संबंधित होते हैं, जिनके कारण प्रत्यक्षण में संगठन उत्पन्न होता है। उन्हीं नियमों में पहला नियम है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, जिसका हिंदी मतलब होता है समानता, इसी को हम समानता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें व्यक्ति एक साथ संगठित करके देखता है। जैसे चित्र में एक जैसा ट्रायंगल को एक साथ करके हम एक सर्कल, हाफ सर्कल के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ ट्रायंगल को अलग करके हम एक पक्षी का चेहरा के रूप में संगठित करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिमिलर था उसको हाफ सर्कल में देखे ट्रायंगल को, और जो थोड़ा डिफरेंट था उसको हम उन ट्रायंगल को हम पक्षी के चेहरा के या पक्षी के फेस के रूप में देख रहे हैं। जो इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, states that element within an assortment of objects will be perceptually grouped together if they are similar to each other. इस स्लाइड में मैं प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लॉ के बारे में आपको बता रही हूँ, जो है लॉ ऑफ प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी। States that when an individual perceive an assortment of objects, they perceive objects that are closer to each other as forming a group. इसको हिंदी में मैं समझा रही हूँ कि प्रॉक्सिमिटी शब्द, जिसका हिंदी में हम सनिकता या क्लोजनेस का भी नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान में नज़दीक होते हैं उन्हें व्यक्ति आपस में संगठित करके देखता है या प्रत्यक्षण करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है उसका हम एक वर्ग जो है 4 वर्गों में देख रहे हैं। हम एक जगह समूह करके बना के पहला को एक वर्ग में देख रहे हैं, फिर दूसरा लाइन है जिसमें 2-2 लाइन है, उसको हम अलग अलग वर्ग में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो नज़दीक है उसको हम एक समूह बना लिए और कहें कि ये छोटा सर्कल का एक वर्ग है, फिर दूसरा है वो 2 लाइन है तो उसको हम लोग दूसरा वर्ग कह रहे हैं, फिर उसके बाद वैसे ही 2 लाइन का है तो उसको हम तीसरा वर्ग, और चौथा में भी 2 लाइन है तो हम लोग उसको चौथा वर्ग। तो इस तरह जो समूह में है, जो सटा हुआ है, उसको हम लोग एक एक वर्ग में करके देख रहे हैं। इसके पीछे हमारा कौन सा नियम काम किया, प्रॉक्सिमिटी का या सनिकता का। इस स्लाइड में मैं प्रिंसिपल ऑफ परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लॉ के बारे में बता रही हूँ, जो है लॉ ऑफ प्रिंसिपल क्लोजर का। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स परसीव ऑब्जेक्ट्स such as shapes, letters, pictures, etc. as being whole when they not complete.
इसको हिंदी में मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ कि लॉ ऑफ प्रिंसिपल जो क्लोजर का है, हिंदी में हम बंदी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति उद्दीपक में रिक्त स्थानों को अपनी ओर से भरकर उसे एक संगठित पैटर्न के रूप में देखता है। चित्र में स्क्वायर, सर्कल तथा ट्रायंगल को देख रहे हैं। हालांकि इनके प्रारूप में बहुत सारी रिक्तियां हैं, फिर भी हम उन रिक्तियों को जोड़कर या फिर संगठित करके एक आकार के रूप में प्रतिच्छिन्न करते हैं, क्योंकि हम उन रिक्तियों को अपनी ओर से भर के उसे संपूर्ण पैटर्न के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये स्क्वायर है, ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। इस स्लाइड में मैं प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लॉ के बारे में बता रही हूँ। लॉ ऑफ प्रिंसिपल में कंटिन्यूशन का है। इसको इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी टू कंटिन्यू द कॉन्टर्स whenever the elements of the patterns establish an implied direction। अब मैं हिंदी में इसको इस तरह से आपको बता रही हूँ कि इस नियम के अनुसार जिन उद्दीपकों में एक ही दिशा में जाता या जाने या आने की निरंतरता पाई जाती है या कंटिन्यूटी पाई जाती है, उन्हें व्यक्ति एक समूह में संगठित करके प्रतिच्छिन्न करता है। जैसे चित्र में सभी बिंदुओं को एक स्पाइरल आकृति के रूप में प्रतिच्छिन्न इसलिए करते हैं क्योंकि सभी बिंदुओं को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते दिखलाया गया है, क्योंकि इन बिंदुओं में एक निश्चित दिशा में कंटिन्यूटी का गुण मौजूद है। इस स्लाइड में मैं प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के फिफ्थ लॉ के बारे में बताऊंगी, जो लॉ ऑफ प्रेग्नेंस है। ये इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ स्लाइड में कि रियलिटी इज ऑर्गेनाइज्ड और रिड्यूस्ड टू द सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, वी सी द इमेज above as a series of circles rather as many much more complicated shapes। अब इसको हिंदी में आप समझिए कि लॉ ऑफ प्रेग्नेंस कैसे काम कर रहा है। इस चित्र में हम सभी सर्कल को एक दूसरे के साथ सीरीज करके देखते हैं, ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप के रूप में देखते हैं, क्योंकि प्रतिच्छिन्न में किसी भी उद्दीपन को सिंपलेस्ट एवं पॉसिबल फॉर्म क्रिएट करने की क्षमता होती है। इस स्लाइड में मैं आपको गेस्टाल्ट थ्योरी के 4 भागों में से तीसरा भाग यानी प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, आइसोमॉर्फिज्म is the idea that perception and the underlying psychological representation are similar because of related gestalt qualities. A commonly used example of isomorphism is the 5 phenomenon in which a row of lights flashing in sequence creates a illusion of motion। अब इसको हिंदी में समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या है। गेस्टाल्टवादियों द्वारा प्रतिपादित आइसोमॉर्फिज्म या समाकृतिकता का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस घटना या वस्तु का प्रतिच्छिन्न करता है उससे मस्तिष्क के संबंधित क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होता है, और इन दोनों के बीच यानी घटना या वस्तु जिसका प्रतिच्छिन्न किया जा रहा है तथा मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के बीच एक सीधा संबंध पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छिन्न के 2 पहलू हैं या फिर 2 एस्पेक्ट हैं। पहला है आपका परसेप्चुअल फील्ड एंड दूसरा है ब्रेन फील्ड। आइसोमॉर्फिज्म का नियम बतलाता है कि इन दोनों के बीच एक सीधा संबंध होता है। अब इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि अक्सर आप किसी उत्सव के मौके पर या घर में सिनेमा घरों में विशेष रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के बल्बों से सजाया हुआ देखा होगा। बल्ब एक निश्चित दिशा में घूम रहा है और उसे हम एक आकृति के रूप में बना के देख लेते हैं। इसी तरह इसी को वर्दाइमन ने 5 फेनोमेनन की संज्ञा दी है। इसका एक और उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अंधेरे में यदि 2 बल्ब को एक खास समय अंतराल पर बारी बारी से जलाया जाता है तो देखने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि एक निश्चित दिशा में बल्ब घूम रहा है, जो आपने अक्सर शादियों में इस तरह के बल्बों के बनी आकृति को देखा होगा। आइसोमॉर्फिज्म के कारण ही इस तरह से हम उसको देखते हैं और लगता है कि वो आकृति में दिख रहा है।
स्लाइड में मैं आपको 5 फेनोमेनन का एनिमेशन दिखाऊंगी कि कैसे 5 फेनोमेनन काम करता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कैसे बल्ब बारी बारी से जल रहा है और बुझ रहा है और देखने वाले को लगता है कि बल्ब एक निश्चित दिशा में घूम रहा है। इसी तरह नीचे वाले एनिमेशन में भी आप देख रहे हैं कि कैसे बल्ब जल रहा है और बूझ रहा है और जलने बूझने के कारण ही हमें प्रतीत होता है कि घोड़ा गाड़ी चल रहा है। वर्दाइमन ने इसे ही 5 फेनोमेनन की संज्ञा दी है। इसी तरह इस एनिमेशन में भी आप देख रहे होंगे कि कैसे बल्ब बारी बारी से जल रहा है और बूझ रहा है और देखने वाले को प्रतीत होता है कि जो सर्कल है वो घूम रहा है। वर्दाइमन ने इसी को 5 फेनोमेनन की संज्ञा दी है। इस स्लाइड में मैं आपको गेस्टाल्ट थ्योरी के 4 भागों में से जो चौथा भाग है उसका वर्णन कर रही हूँ। आपका चौथा भाग है फील्ड एंड फोर्स। Kurt Lewin developed a theory about organizational change. According to this force field theory, these two sets of force are always in opposition in an organization. When the forces are evenly balanced, the organization is in a state of inertia and doesn't change. इसको मैं आपको इस तरह से हिंदी में समझा रही हूँ कि हमारा चौथा भाग है जो फील्ड फोर्स, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रबल कहते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने विजुअल फील्ड यानी दृष्टि क्षेत्र में 2 प्रकार के बलों की कल्पना की है, जिनकी कार्यवाहियों से विजुअल फील्ड का कुछ भाग आकृति के रूप में दिखता है तो कुछ भाग पृष्ठभूमि के रूप में दिखलाई देता है। ये दोनों बल कोहेसिव फोर्स तथा रेस्ट्रेनिंग फोर्स है। विजुअल फील्ड में उपस्थित स्टिमुली या उद्दीपक के स्वरूप के फलस्वरूप ही इन दोनों तरह के बलों या फोर्सेस की उत्पत्ति होती है। अनेकों स्टिमुली में कुछ स्टिमुली एक दूसरे के समान होते हैं, वहीं कुछ स्टिमुली एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। अतः जब स्टिमुली एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और उसमें मिल जाने की प्रवृत्ति होती है तो हम इसी प्रवृत्ति को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, जिसके कारण स्टिमुली अधिक स्पष्ट एवं क्लियर दिखता है, जिसके कारण हम स्पष्ट भाग को आकृति के रूप में देखते हैं। वहीं जो स्टिमुली एक दूसरे से अलग दिखते हैं या फिर भिन्न दिखते हैं, इस प्रकार की भिन्नता के कारण ही अवरोधक बल या रेस्ट्रेनिंग फोर्स उत्पन्न होते हैं, जिसका मुख्य कार्य उद्दीपक या स्टिमुली को अलग अलग रखना होता है। उदाहरण स्वरूप आप आकृति पृष्ठभूमि के प्रत्यक्षण को ले सकते हैं, जहाँ कोहेसिव फोर्स के कारण स्टिमुली फील्ड के कुछ भाग या हिस्सा अधिक स्पष्ट दिखता है, जिसे हम आकृति के रूप में देखते हैं। वही स्टिमुली फील्ड के कुछ भाग या हिस्सा स्पष्ट नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रेनिंग फोर्स काम करता है, जिसके कारण हम उसे बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस यानी कोहेसिव फोर्स और रेस्ट्रेनिंग फोर्स एक दूसरे के विरोध करता है, जिसके कारण कुछ भाग फिगर में दिखता है तो कुछ भाग बैकग्राउंड में। वहीं अगर दोनों फोर्स बैलेंस्ड होंगे तो फिगर कभी बैकग्राउंड हो जाएगा तो बैकग्राउंड कभी फिगर के रूप में दिखेगा। इस तरह से गेस्टाल्ट थ्योरी के 4 भागों को मैं विस्तृत रूप से वर्णन कर दी हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।